गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं अपने नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज हम देखेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है एंडोडोंटिक में बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आखिर है क्या? तो जब आपको पता है कि हमारे टूथ में कोरोनल पल्प है और रेडिकुलर पल्प है, दोनों तरीके के पल्प है जो कि इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर पल्पल डिजीजेस कॉज करता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम बेसिकली कैनाल के अंदर जो पल्प प्रेजेंट है उसको क्लीन करते हैं, उसको फाइलिंग करके क्लीन करते हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है, जो इन्फेक्शन है जो कि कैनाल के थ्रू पेरियापाइकल लीजन में जा रहा है या फिर पेरियापाइकल लीजन में चला गया है, उसको हम उससे ठीक करते हैं। तो बेसिकली इन्फेक्टेड पल्प को निकालते हैं रेडिकुलर पोर्शन से और उसको पूरा इरिगेट करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर उस टूथ को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। मेनली अगर आपको एक्सट्रैक्शन नहीं चाहिए और रूट कैनाल करने लायक कंडीशन है तो फिर आप इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो। दांत बचाने का ट्रीटमेंट हम जिसे क्लिनिकल और लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, पेशेंट के लैंग्वेज में दांत बचाने का ट्रीटमेंट या फिर नस का इलाज। तो आइए हम देखते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये तो आपको पता चल गया कि क्यों करवाना है, क्योंकि हमें अपने टूथ को कंजर्व करना है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप एक टूथ एक्सट्रैक्ट करते हो तो धीरे धीरे वहाँ की जो एल्विलर प्रोसेस होती है, एल्विलर बोन होती है, वो रिजॉल्व होती जाती है। तो जो टूथ है बेसिकली वो स्पेस मेंटेन करने का भी काम करता है, हर चीज़ का काम करता है और फिर वो अपने जो ओरल कैविटी है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। एस्थेटिक स्माइल्स वगैरह सब कुछ प्रिजर्व रहती है, इसलिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रैक्शन। कब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हो? हर केसेस में आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। जैसे कि कुछ केसेस आते हैं जिसमें जो केरीज रहती है वो बियॉन्ड द सीजी लेवल चली जाती है। अब जैसे ये टूथ है और ये रूट है, ये है आपका सीजी लेवल। अगर आप इसके नीचे अगर आपकी केरीज चली गई या फिर आपको रूट केरीज हो रखा है तो आप यहाँ से तो परफोरेट नहीं करोगे, यहाँ से तो आप एक्सेस कैविटी नहीं करोगे, आपको यहीं से जाना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से एक्सेस कैविटी करने जाओगे तो परफोरेशन के चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से हम इस कंडीशन वाले टीथ में रूट कैनाल नहीं कर सकते। अब परफोरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम फाइलिंग कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो आपका जो ये रूट या फिर टूथ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपकी फाइल क्रॉस आउट कर जाती है और एक सर्कुलर स्पेस बन जाता है जिसको हम परफोरेशन कहते हैं। और इस स्पेस के थ्रू आपके पेरियापाइकल एरिया और आपके जो ब्लड है ये सब जो है वो टूथ से कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसी रिकरेंट पेन्स वगैरह सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम आरसीटी नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब पेशेंट खुद भी ना चाह रहा हो आरसीटी के लिए, मतलब वो कंपाइल ही नहीं कर रहा है कि उसको आरसीटी कराना है, ही इज़ रेडी फॉर एक्सट्रैक्शन, तो आप उस पेशेंट में कुछ नहीं कर सकते। देन यू हैव टू गो विथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप रेडियोग्राफिक असेसमेंट करोगे। रेडियोग्राफिक असेसमेंट करके आप देखेंगे कि आपके कितने कैनाल्स हैं, कितने रूट्स हैं, कर्वेचर है कि नहीं है। तो रेडियोग्राफिक असेसमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, IOPR आप कर सकते हो। ठीक है, स्लॉप टेक्निक भी यूज़ होता है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी दूसरे वीडियो में स्लॉप टेक्निक क्या होता है। इससे आप अलग अलग एंगुलेशंस में अलग अलग रूट्स को, अलग अलग कैनाल्स को देख सकते हो। तीसरा सबसे अच्छा वे है CBCT। इसमें आप हर एक एंगल से हर एक रूट को देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रूट में कितना कर्वेचर है, कितने लेवल पे कर्वेचर है, ये सब। तो रेडियोग्राफिक असेसमेंट जो है, सबसे पहले हम रेडियोग्राफिक असेसमेंट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे केरीज रिमूवल। अब जितना भी केरीज है उसको हम रिमूव करेंगे और उसके बाद एक्सेस ओपनिंग करेंगे। ठीक है, एक्सेस ओपनिंग जो होती है हर टूथ में अलग अलग होती है, हर टूथ की एक्सेस ओपनिंग अलग है। आगे चल के हम देखेंगे कौन से टूथ में किस शेप का एक्सेस ओपनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस ओपनिंग करने का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम एक्सेस ओपनिंग करें तो हम प्रॉपरली क्राउन पोर्शन से रूट पोर्शन तक देख सके अपने कैनाल्स को। ठीक है, तीसरा आ जाता है, एक्सेस ओपनिंग करने के बाद हम फाइलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन, फाइलिंग, BMP करते हैं। BMP इज़ द बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। आगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाते जाएंगे, इस सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये टॉपिक्स अलग से रहेगा। ठीक है, आपको फाइल्स तो पता ही है,
पाइल्स कितने टाइप के होते हैं कितने नहीं, इसके लिए भी एक अलग वीडियो आ जाएगा। बीएमपी करने के बाद अच्छे से इरिगेट करने के बाद उसके बाद हम ऑब्चुरेट करते हैं। चौथा स्टेप्स है ऑब्चुरेशन। गट्टा पर्चा यूज़ होता है ऑब्चुरेशन के लिए, और कैसा ऑब्चुरेशन होगा, कौन से मेथड से होगा, इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी। पांचवा स्टेप होता है कि आप इसको फिलिंग करते हो। फिलिंग मतलब आप पूरे क्राउन को तैयार करोगे, वापस से क्राउन कटिंग करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अ क्राउन प्लेसमेंट। ठीक है, क्राउन रिप्लेसमेंट करेंगे हम, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में, क्लिनिकल लैंग्वेज में कैप कहते हो। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद आपका पूरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और आपका जो टूथ है वो बच सकता है, जो कि एक्सट्रैक्शन की वजह से नहीं बच पाता। तो लेट्स सी कि एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ द चेम्बर रूफ एंड ऑल कोरोनल पल्प टिश्यू। आप तभी रेडिकुलर पल्प टिश्यू में एंटर कर पाओगे जब आप कोरोनल पल्प टिश्यू को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको पता है कि जैसे ही आप कोरोनल टिश्यू को रिमूव करोगे, ये आपका टूथ है, ये आपका कोरोनल पोर्शन है, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे तो नीचे में आपको दिख जाएगा ऑरिफाइसेस आपको दिख जाएगा। ऑरिफाइसेस, डेंटिनल मैप्स, ये सब आपको पता ही है क्या है, मैंने एनाटॉमी ऑफ द टूथ में बता दिया था आपको। ऑरिफाइसेस के थ्रू हम जाएंगे रेडिकुलर पल्प के अंदर या फिर रूट कैनाल के अंदर। ठीक है, कैनाल्स को हम लोकेट करेंगे क्योंकि एवरी टीथ हैव डिफरेंट एनाटमी एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ कैनाल्स। ठीक है, सारे दांत में डिफरेंट एनाटमी होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका इंटीरियर में अगर सिंगल कैनाल है तो पोस्टीरियर में भी सिंगल हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके जितने रूट्स होते हैं उतने कैनाल्स होते हैं, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, आपका मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में 3 रूट्स हैं। ठीक है, 3 रूट्स हैं, पर उसमें कभी कभी 3 कैनाल्स भी पाए जाते हैं, कभी कभी 4 कैनाल्स भी पाए जाते हैं। थर्ड आ जाता है स्ट्रेट लाइन एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन द कैनाल्स। अब जैसे कि आप इधर आपके ऑरिफाइसेस मिल चुके हैं आपको। ठीक है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्ट स्ट्रेट जाना चाहिए कैनाल में। ठीक है, ऐसा आप नहीं डाल सकते क्योंकि फाइल्स जो है वो टूट सकता है। ठीक है, फाइल टूटना इज़ वेरी कॉमन, फाइल टूटना बहुत कॉमन है। फाइल बहुत बारी रूट कैनाल करते वक्त टूट जाता है, बिकॉज एक कारण ये भी है कि स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं मिल पाता। यही रीज़न है कि हम थर्ड मोलर में बेसिकली नहीं करना चाहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हम थर्ड मोलर में एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा अच्छे से जाते हैं, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है उसमें थर्ड मोलर बहुत पीछे का दांत है जिसमें हमको स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। अब आप मान लो कि उसको पूरा एक तरफ का पूरा डिस्टल पार्ट ऑफ द जो क्राउन है वो जा चुका है। ठीक है, और पूरा सिर्फ आपका मीजियल पार्ट बचा हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि आप टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व कर पाओ। अब ऐसा दांत जो कि पूरा ग्रॉसली डिकेड है, थोड़ा सा भी क्राउन पोर्शन नहीं बचा है, कहने का मतलब ये कि रूट स्टम्प पे नहीं कर सकते हो आरसीटी, तो आपको टूथ भी कंजर्व करना है जिसके ऊपर आप क्राउन पोर्शन को बनाओगे, अपने वापस से डेवलप करोगे एंड देन उसके बाद आप कैपिंग करोगे। अगर आपके पास टूथ स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो आप कैपिंग कैसे कर सकते हो? आपको कहाँ से मिलेगा ब्रिज या फिर वो अडियरेंस जिसके ऊपर आप कैप लगाओ? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स था, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन के। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। तो प्रिंसिपल्स, तो सबसे पहला आ जाता है आउटलाइन फॉर्म, कि हम कैसा आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये टूथ है, आप पूरा ऐसा कर दो, अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एंटीरियर में अगर आप देखोगे, एंटीरियर में आप ओवल शेप का बनाते हो या ट्रायंगुलर शेप। अगर यंग एज के लोग हैं तो आप एंटीरियर में बनाते हो ट्रायंगुलर शेप। अगर ओल्ड एज पीपल है, क्योंकि यंग एज में पल्प हॉर्न्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिजीज़ डिक्रीज कर जाते हैं ओल्ड एज में, तो हम ओवल शेप का बनाते हैं एक्सेस कैविटी ओपनिंग आउटलाइन फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे प्री मोलर्स में, तो प्री मोलर्स में भी ओवल शेप का होता है। अगर आप मोलर्स में आ जाओगे तो मोलर्स में फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर जो होते हैं,
फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर जो होते हैं उसमें डिफरेंट रहता है। फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर एक ऐसा टूथ है जिसमें बहुत कुछ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो हम अगर सिमेट्री बनाएंगे तो वो जो है वो मीजियल पोर्शन में ज़्यादा फॉर्म करता है, और फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर में ट्रायंगुलर शेप का रहता है। मैंडिबुलर मोलर्स में चले जाएंगे तो आउटलाइन फॉर्म जो रहेगा, मैंडिबुलर मोलर्स का आउटलाइन फॉर्म रहेगा ट्रैपेजॉइड फॉर्म में, ठीक है। ये डिपेंड करता है कैनाल्स, नंबर ऑफ कैनाल्स के ऊपर। 3 कैनाल्स है तो फिर ट्रायंगुलर शेप रहेगा, 4 कैनाल्स है देन रोम्बॉइड शेप रहेगा, ट्रैपेजॉइड शेप रहेगा, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटलाइन फॉर्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम केरीज को रिमूव करेंगे। आउटलाइन फॉर्म ड्रॉ करने के बाद हम जितनी भी दूर का, जितनी भी एरिया में केरीज लगी हुई है, हम उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म का मतलब है कि आपकी कैविटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आराम से पास आउट कर जाए, ठीक है। अगर ये आपका टूथ है और आप इतना सा बना रहे हो एक्सेस ओपनिंग और आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं जा पा रहा है वहाँ से, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फाइल्स ही ले जाना है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के वक्त लगता है, तो आपकी कैविटी में उतना कन्वीनियंट होना चाहिए कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आराम से उस कैविटी में चले जाए। टॉयलेट ऑफ द कैविटी मतलब पूरी कैविटी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, हर एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, और इर्द गिर्द सब कुछ अच्छे से फॉलो होना चाहिए ताकि प्रॉपर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सके और इन्फेक्शन, प्रॉपर इरिगेशन, क्लियरेंस सब कुछ हो सके। नाउ लेट्स सी लॉज ऑफ एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन, ठीक है। कुछ लॉज हैं जो हमको एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन के वक्त फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये टूथ है, ठीक है, तो आपका जो कैनाल्स है वो सेंटर ऑफ द टूथ में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ सेंट्रलिटी बोलते हैं। पर ये लॉ ऑफ सेंट्रलिटी फॉलो नहीं होता मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में ये लॉ ऑफ सेंट्रलिटी फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप अगर देखोगे, ये अगर आपका मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, ठीक है, ये मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, और आप सेंटर पे ड्रॉ करोगे तो जो आपकी कैनाल्स होती वो फॉलो करती हैं मीजियल साइड पे वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेंट्रलिटी मीजियल साइड पे मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के पाई जाती है, जो कि बाकी सारे टूथ से डिफरेंट है। अब लॉ ऑफ सीमेंटो इनामल जंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, मैंने क्या बताया था कि आपका जो कैविटी है वो सीमेंटो इनामल जंक्शन के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमेंटो इनामल जंक्शन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कैनाल्स लोकेटेड रहते हैं। लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी, थर्ड लॉ है कि कंसेंट्रिसिटी देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका टूथ है, ठीक है, ये वॉल्स है, ठीक है, तो ये डेप्थ जो है ये वॉल्स के डेप्थ से सिमिलर रहेगा, ठीक है। कंसेंट्रिसिटी का मतलब यही है कि जो कैनाल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, ये दोनों वॉल्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसके बराबर लेवल पे। लॉ ऑफ कलर चेंज, हमेशा आपको पता है कि ये क्या होता है कि जो आपकी कैविटी प्रिपरेशन की कलर रहेगी वो आपके कैनाल्स के फ्लोर के कलर से डिफरेंट रहेगा। डार्कर रहता है कैनाल के फ्लोर का कलर एज कम्पेयर टू कैविटी कलर। लॉ ऑफ सिमेट्री आप सबको पता ही है कि अगर आपकी एक कैविटी है और उसको अगर आप सिमेट्र करोगे, अगर आप बीच से लाइन ड्रॉ करोगे तो एक कैनाल यहाँ, एक कैनाल यहाँ, एक कैनाल यहाँ, एक कैनाल। ये सिर्फ फॉलो नहीं होता है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में, जैसे कि मैंने आपको बता दी हूँ, और बाकी सारे टूथ में ये फॉलो होता है। उसके बाद आ जाते हैं लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। अगर आप ऑरिफिस ही लोकेट नहीं कर पाओगे तो फिर आप कैसे एंटर करोगे कैनाल के अंदर। तो आपको ऑरिफिस लोकेट करते आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपके एक टूथ में 3 कैनाल है, ठीक है, 3 कैनाल है, पर आपके दूसरे ऐसा भी हो सकता है कि 4th कैनाल भी प्रेजेंट हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑरिफिसेस कहाँ कहाँ हैं और आपके कितने कैनाल्स हैं। जब तक आप सारे कैनाल्स को इरिगेट नहीं कर लोगे, क्लीन नहीं कर लोगे, डिसइंफेक्ट नहीं कर लोगे, तब तक एक आरसीटी कंप्लीट नहीं होती है। तो आज हमने एक्सेस कैविटी का पूरा देख लिया है। हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा, हमने प्रिंसिपल्स देखे, हमने लॉज देखे, कौन से टूथ में कैसा आउटलाइन फॉर्म होता है ये देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। बाकी के नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट स्टेप आरसीटी में हम क्या करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए
बाय।